नहीं आ रहा। व्यांश है। देन राघव। नहीं पता। हाँ, गया हुआ है अभी भी। अच्छा। और कायशा। आरुष। हाँ। अच्छा। आरव। और राघव का पता। धृति। नहीं पता। चलो। वी वर टू हमने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, तो एक बार वो रिवीजन हो जाएगी। देखो, इसको भी अगर मैं कंप्लीट करती हूँ ना दोबारा से, तो मुझे कम से कम 4 से 5 क्लास लग जाएगी, सिर्फ इसके सारे क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पलर। एक बात याद रखना, इस बार क्लास में मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रही हूँ कि बाद में करवाऊँ। वो बहुत डिफिकल्ट वाला है, तो मुझे कम चांसेस लगते हैं कि पेपर में नहीं आएगा, मैं नहीं कराती सॉन्ग के बेसिस पे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं करवा रही हूँ। प्लस आई वॉन्ट योर माइंड टू वर्क, कि चल थोड़ा दिमाग चलेगा। ठीक है। सिर्फ इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, या फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, ये हम बात के लिए रख सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन ए टू जेड, चाहे वो एग्जाम्पलर में है, चाहे वो इधर बुक में है, चाहे वो टेरिटरी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके क्लास में करवाए हैं, प्लस वर्कशीट पे भी डाल दिए। आपके पॉलिनोमियल्स इस इंक्लूसिव है उसमें से, उसके अलावा नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन और कोई चेंज होकर आए तो प्लीज उसमें ऐड कर दो। उसके अलावा अगर उतने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है, अगर वो 70 क्वेश्चन कर लेते हो ना, पॉलिनोमियल्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, आपके लेवल का पॉलिनोमियल्स कर सकते हो। समझ में आ गया? उसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने आंसर्स के बिना शेयर किया था, मैं नई वर्कशीट में विद आंसर्स, एक एक क्वेश्चन का आंसर, वो वर्कशीट। अगर उनमें किसी में डाउट है, और कुछ नहीं करना, रोज की रोज 5 से 6 क्वेश्चन करने शुरू कर दो आपसे। ठीक है। एपी का मैं आज शेयर कर दूंगी, एपी भी आप अपना पूरा सॉल्व कर सकते हो, विद आंसर्स है वो भी सारी वर्कशीट। स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो बुक में दी हुई है, उसके अलावा 4-5 और है एग्जाम्पलर से, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो आती है या स्कूल में कभी करवा देते हैं, वो सारी पूरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। और एपी में ना एक टू प्रूव वाले क्वेश्चन है, तो अब तो नहीं, नेक्स्ट क्लास से एक एक क्वेश्चन टू प्रूव का है ना, वो कभी कोई टीचर होती है वो पेपर में डाल देती है, क्लास में करवाती है, तो आप क्यूरियस होते हो कि ये कैसे करवाया। ठीक है। तो हमने जब कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था, उसमें हमने किया था सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। What is distance formula? It was to find distance between two points on a plane. ए बी करके दो पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस निकाल। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि आप बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ए बी डिस्टेंस निकाला, या ए बी को ज्वाइन करने वाली एक सिंगल लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ निकाली। बात एक ही है। तो मैंने आपको कहा था टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो उस केस में हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट देखते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली आपके स्कूल एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे स्थित है, पर सिचुएटेड है। आपका घर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर सिचुएटेड है, या जहां पे बना हुआ है, या आपने अप्रोक्सीमेट उसका ले लिया, तो देन वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको केस स्टडीज में आई थी, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ हॉस्पिटल है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस द पर्सन हैज ट्रैवल्ड टू गो फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम होम टू ऑफिस, वाया लाइब्रेरी और वाया टेम्पल वाया हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया? तो अगर हम इसके बेसिस पर ही चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। याद आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पर हमने क्वेश्चन किए थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज सिर्फ कोऑर्डिनेट की रिवीजन करवा रही हूँ, आगे क्वेश्चंस नहीं करवा रही। तो अब कल के दिन से जितनी भी क्लासेस मिस की है, लास्ट की 4-5 क्लासेस होंगी। देखो, 20th को मुझे पता है मैंने कोऑर्डिनेट करवाई थी, कोऑर्डिनेट नहीं करवाई थी, और 14th ऑनवर्ड्स आई थिंक मैंने स्टार्ट करी थी कोऑर्डिनेट, 12th या 13th ऑनवर्ड्स। तो ये 6 क्लासेस हैं। प्लीज आज और कल में देख रहा हूँ, कल कोई क्लास नहीं है, ट्यूसडे को भी ऑफ होगा, उसमें भी ये कवर करके आओ। ठीक है। हमने मस्ती मारी है छुट्टी में, पूरा कोई काम नहीं किया, मैंने भी अपनी तरफ से आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था। बट देन इफ यू हैव जॉइन, प्लीज सीरियसली पढ़ो, मेरे पास भी आओ, सीरियसली करो काम, और अल्टीमेटली ना एक एम से करना, मार्क्स आएंगे। जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जब मार्क्स आते हैं, मैंने सुबह से पूछा कितने मार्क्स है, उसने कहा 29.5, 29, है ना?
और इसने फिर भी कहा मैम हाफ मार्क नहीं बढ़ता, तो बता दो क्यों 31-30 होंगे, अच्छा लगेगा। वो एक पर्सनल जो हमारा अचीवमेंट है वो किसको अच्छा लगेगा उसको। आई वॉज हैप्पी विद 29 ऑल्सो, मैंने कहा अच्छे मार्क्स आ गए, बट शी सेड नहीं 0.5 बहुत बढ़ जाए तो, है ना। कल अगर तुम्हारा ही पेपर है 80 का है, तुम सोचो अगर तुम्हारे जो तुम्हारा पर्सनल टारगेट है कि मेरा 70 अबव आ जाए, जैसे लास्ट ईयर बच्चा था कहता मैम 70 अबव आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी, है ना, मेरे मार्क्स 70 80 में से 70 आ जाए ना, तो 70 प्लस में आ जाए मैथ्स में, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बाकी सब में आते हैं, मैथ्स में भी बहुत बुरी है, ठीक है ना। तो उसके 70 आ भी गए, प्लस 70 आ गए, तो वो आपका पर्सनल अचीवमेंट हुआ, एक खुशी खुशी आगे बात किए। अब एक जाना है 11th में, ये सोचकर हाई पढ़ लेते, हाई कर लेते, ठीक है। आपने सिर्फ प्लानिंग करनी है, 6 डेज स्टडीज को देने हैं, +1 डे एंटरटेनमेंट रखो सच में। और अगर आपका वो विद इन द वीक एंटरटेनमेंट हो गया है, जितने गियर अप आप रहोगे ना, जितना सीरियसली आप पढ़ोगे, उतना ज्यादा काम मैं आपको करवा पाऊंगी, केस स्टडीज एक्स्ट्रास एवरीथिंग, ठीक है। मेरा जो मेथड ऑफ स्टडी ये होता है कि पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, जो पढ़ रहे हो वो क्यों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों, उसके बाद वी गो फॉर कि चलो केस स्टडी कर ली, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, टेढ़ा वाला क्वेश्चन है वो कर लिया, समझ में आ गई बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारा समझ में आ गया था। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हो, ठीक है। तो वर्ड्स आपके लिखे होंगे इक्विडिस्टेंट, 1 पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स, समझ में आ गया। या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आपकी बुक एनसीईआरटी रिवाइज करवा दो दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला की, चलो एनसीईआरटी निकालो, और सेक्शन फॉर्मूला की भी एनसीईआरटी ही दोबारा करवा रहे हैं। तो वेरी क्विकली ये 2 चीजें हम करके जाएंगे आज क्लास। मंडे को सेक्शन फॉर्मूला आगे होगा, एंड बाय वेडनेसडे मैक्सिमम आई प्लान टू फिनिश सेक्शन फॉर्मूला। और प्लीज ज्योमेट्री स्टार्ट कर लो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सिमिलर ट्रायंगल, पर उसको थोड़ा टाइम चाहिए। 15 डेज का टाइम तो मैं लेती हूँ, मुझे आपको भी उतना ही देना है, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगी क्लास में। और और ज्योमेट्री सिमिलर ट्रायंगल्स बहुत इजी है, देखो गिनकर ज्योमेट्री के 2 चैप्टर है, सिमिलर और सर्कल। सिमिलर में भी लिमिटेड क्वेश्चन है, वो कर लिए, कर गए, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जब से पाइथागोरस खत्म हो गया ना, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स में सच में कुछ नहीं रहा, अगर पूछो क्या है, कुछ भी नहीं है उसमें। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्सरसाइज 7.1 पे देखो, ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगा लेना, अगर अभी ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे बहुत ही सुखी रहोगे। सितंबर तक एक बार ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद अक्टूबर में ना खुद एक्स्ट्रा करके कहोगे ट्रिग्नोमेट्री आती है। अक्टूबर नवंबर सारे जो इधर से एक्स्ट्रा टेढ़े क्वेश्चन आते हैं वो खुद सॉल्व करने शुरू कर जाओगे। तभी सितंबर से पहले, गवर्नमेंट हमेशा सितंबर के बाद ट्रिग्नोमेट्री करवाता है, और मैं पहले करवाती हूँ। सितंबर टेस्ट पार कर जाओ, ट्रिग्नोमेट्री सब दिमाग में क्लियर हो जाती है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स 2 3 4 1। सो 2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, डिस्टेंस PQ या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, याद आ गया। -2 का स्क्वायर, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 4 + 4 8, 8 को क्या लिखोगे 2√2 यूनिट्स। गिनकर 2 फॉर्मूला है डिस्टेंस में, और डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और फिर इसके बाद सेकंड जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो एक पॉइंट है आपका x1 y1, और एक ओरिजिन है, तो क्या हो गया 0 0। इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, तो क्या करोगे x1 - 0। अब 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर, y1 - 0 y1 स्क्वायर अंडर, बस, ठीक है ना। तो आपके सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3615 फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने क्या करना है, कभी भी डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन आ गया या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ गया, तो आपको 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके अंडर रूट,
क्लियर हो गया? अब कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना। 36 का स्क्वायर निकालोगे, 15 स्क्वायर निकालोगे, प्लस करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे। ये है 36 और 15, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है ना? ये है 3 इंटू 12 और ये है 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर छोड़ के नंबर्स को चेक किया करो, ठीक है? तो दिस इज आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक। ये थोड़ा शॉर्टकट मान लो, ये कैलकुलेशन ट्रिक मान लो। ये होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है? एक पाइथागोरन, ये ना आपने 8 में भी किया होगा। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जिसमें प्राइम नंबर इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक सा है वो एक यूनिक नंबर बना है। अब उसके बाद उन ट्रिपलेट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास रिजल्टेंट नंबर्स आएंगे ना, वो भी ट्रिपलेट होंगे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 3, 4, 5, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 का क्या बन जाता है? 4 2 का क्या बन जाता है? 5 2 का क्या बन जाता है? 6 8 10। पॉपुलर ट्रिपलेट है, समझ में आ गया? इनटू 3 कर दो। 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 9 12 15, अगेन ट्रिपलेट। समझ में आ गई बात ये? तो अब जब आपने कैलकुलेशन ऐसे करनी है, 36 और 15 आ गया, तो एक बार इनका कॉमन फैक्टर देख लिया करो। कॉमन फैक्टर 3 है। 3 के अलावा देखो आपके पास क्या नंबर है? 12 एंड 5। क्या 12 एंड 5 से कोई ट्रिपलेट बनता है? 13। तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ना, अगर ये अकेला 12 और 5 होता तो ट्रिपलेट में आता 13, पर साथ में 3 भी है, तो वो 3 भी किससे 13 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 39। वरना 36 का स्क्वायर निकालते, 15 का स्क्वायर निकालते, फिर इनको ऐड करोगे और फिर करोगे इसका स्क्वायर रूट। समझ में आ गई बात? ये क्या, कहां तक समझ में आया? उसके बाद कहां पे तुम जोन आउट हुई? कहां तक समझ में आया? आपने कहां तक मेरी बात पूरी सुनी है? नहीं सुनी? कहाँ खोई हुई थी? क्या सोच रही थी? ठीक है ना? सच में कह रही हूँ, यही फोकस कर रही हूँ। क्लास में बैठो, जोन आउट बिल्कुल मत हो। जहां नहीं समझ में आता वहीं समझाओ। दोबारा से आप मुझे कहोगे कि समझाओ, क्लास का टाइम सच में वेस्ट होता है। मैं समझाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा देती हूँ, पर आपका टाइम तो बहुत वेस्ट होता है। आप जोन आउट हो जाते हो, कुछ और सोच रहे हो, फिर क्लास में वापिस आए, सब बह गया। राइट? देखो, मैंने आपको कहा था जब आपके पास ऐसा कोई ट्रिपलेट का नंबर हो, आपको स्क्वायर रूट में दो नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करके तीसरा नंबर निकालना हो। कैलकुलेशन ट्रिक है, मल्टीपल ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अगेन अ ट्रिपलेट। ठीक हो गया? तो अगर मेरे पास नंबर्स है 3 4 5, ये तो ट्रिपलेट है ना? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं ये तो मुझे पता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई। तो अपना कॉन्सेप्ट कहता है मल्टीपल ऑफ अ ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल, मैंने इस ट्रिपलेट के हर एक नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे? क्या बनेंगे? 6 8 10। तो क्या 6 8 10 की ट्रिपलेट है? पहचानते हैं ना इनको कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना? ऐसे ही मान लो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, ये भी ट्रिपलेट है कि 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 15 स्क्वायर। ये है मेरा कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको अप्लाई क्या करूं? कैसे? यहाँ पर मेरे पास जो चीज आई थी वो थी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब एक तो चीज कहती है 36 को स्क्वायर करो, 15 को स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है? अब उसमें मैं अपना कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करूं? ये जो चीज पड़ी है कि ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, तो मैंने क्या किया? 36 और 15 का कॉमन फैक्टर याद है? HCF। हाँ जी, क्या बात करनी है? कोई इशारा करना तो कर लो। नहीं, HCF 36 15 का क्या होता है? HCF 36 और 15 का 3 3 इंटू
12, 3 into 5। इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भूलकर 12 और 15 पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या ये किसी ट्रिपलेट में आते हैं? 12 और 15 के साथ कोई ट्रिपलेट बनता है? अगर एक ट्रायंगल में एक साइड 12 होगी, एक साइड 5 होगी, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? पक्का है? याद है ये? नहीं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर 13 आया, इंटू 3 हुआ। इसका शॉर्टकट कैलकुलेशन का जो वैदिक मैथ्स कहते हैं, स्पीड मैथमेटिक्स कहते हैं, या आपको ये मेंटल मैथमेटिक्स कहते हैं, उसमें यही सिखाते हैं कि यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 39। स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज 39। समझ में आ गई? क्योंकि मैंने सिर्फ इसको ट्रिपलेट के वे से देखा कि 12 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 5 3 के साथ 13 है, और 12 5 के साथ 13 है, तो 13 भी 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आंसर आ जाए। समझ में आ गई बात? ये सिर्फ साइड कॉन्सेप्ट था। चलो अब आते हैं, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। तो थर्ड हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन कोलिनियर है या नहीं है, कब होते हैं? ठीक है, आपको ना मोस्टली ऑर्डर में दिए जाएंगे। पहले जो पॉइंट्स 3 लिखे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 5 2 3 -2 -2, तो ये इन ऑर्डर होता है कि पहले ये 20 लाइन ऐसे काउंट की जाएगी, जैसे मर्जी देख लो। समझ में आ गई बात? अब ये नहीं सोचना कि ये तो यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए, वो भी सोच सकते हो बट रिक्वायर्ड नहीं हो। आपको 3 पॉइंट्स दिए ना, तीनों को नाम दे दो ABC। ठीक है, तीनों के डिस्टेंस निकाल लो। पहले कोलिनियर पॉइंट्स आता था थर्ड एक्सरसाइज में, जो हो चुकी है डिलीट। अब कोलिनियर पॉइंट्स का सिर्फ चेकिंग है या वेरीफाई करना है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ ही यूज होता है। तो हम तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि AB का डिस्टेंस निकालो, कितना होता है? 1 -2 का स्क्वायर, 5 -3 का स्क्वायर, क्या हो गया? √5 यूनिट्स। BC कितना हो गया? 2 -2 4 स्क्वायर, 3 -11 14 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 16 + 196, कितना हो गया ये? 212। और फिर हम निकालेंगे AC। 1 -2 का स्क्वायर, 1 -2, 5 -11, तो ये आ जाएगा 9 + 256, कितना हो गया? 200। आपने डिस्टेंस कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने के लिए तीनों डिस्टेंस निकाल लेने। उसके बाद इन सबसे बड़ा, इन तीनों में से सबसे बड़ा डिस्टेंस आपको कौन सा लगता है ना? तो उसको साइड में, एक साइड पर रखिए। फिर आप चेक करोगे क्या AC इज इक्वल टू AB + BC। बाकी दो का सम उस तीसरे के इक्वल है या नहीं है? है? बाकी दो का सम उस तीसरे के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब AC इज नॉट इक्वल टू AB + BC, therefore the points ABC are not collinear। तो कोलिनियर पॉइंट्स का हमारा कंडीशन क्या हो गया? AB + BC इज इक्वल टू AC। कि किसी भी तीनों डिस्टेंस को निकालने हैं हम, उनमें से सबसे बड़े वाला रख लो एक साइड पर, बाकी दो ऐड होकर उनमें आने चाहिए, उनका सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, सबसे बड़े वाले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ, इसमें चेक करोगे कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, पॉइंट लिखो। ये एग्जांपल से मैंने पॉइंट्स लिए हैं 3 1 6 4, और C पॉइंट है 8 6।
तो मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी, बी सी, ए सी। ए बी कितना आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया, 3√2। ठीक है, इसको √18 भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 6 - 8 2, 4 - 6 2, 2 स्क्वायर 4 4 8, √8 2√2। AC निकालो, 3 - 8 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया, √50। ठीक है। अब सबसे बड़ा तीनों में कौन सा है, AC। तो क्या AC और AB प्लस BC इक्वल है, तो √50 इज इट इक्वल टू √18 प्लस √8, है ना। अब इनको एडिशन करने के लिए हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। 9 से याद है ना थोड़ी बहुत, तो ये आ जाता है 5√2। 18 कितना आ गया, 3√2, और 8 कितना आ गया, तो हम करेंगे यस द पॉइंट्स आर, समझ में आ गया। दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर rule, sum of two sides of a triangle is greater than third side. Sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. तो जब हमारा 3 पॉइंट्स में से 2 का सम तीसरे के इक्वल हो जाए, इसका मतलब जो ट्रायंगल के पॉइंट्स ऐसे बनने थे, अब ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट ए यहाँ पर नहीं है, ये मूव करता हुआ बीसी के ऊपर आ, समझ में आ गई। अगर मैं यहां से, अगर सिंपल सा आपको एक लॉजिकली समझाती हूँ, ये बी था और ये सी और यहाँ पर ए, तो बीसी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यूक्लिड किया हुआ ना, बीसी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब अगर मैं इस ए पॉइंट को यहाँ मूव कर दूं, आपको बी टू सी जाना है, पहले आप ए से बी से ए जाओगे और फिर ए से सी। अब आप बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ऑफ कोर्स इस सी वाला डिस्टेंस बड़ा हो गया, समझ में आ गया। अब स्ट्रेट जाना, कहा यहाँ जाकर फिर ऐसा टर्न लेना, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, बीसी छोटा हो गया, ए बी और ए सी बड़ा, तो ट्रायंगल आपका बनना शुरू हो जाए, अदरवाइज द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। समझ में आ गई बात। तो सेकेंड डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा एप्लीकेशन होता है टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, ऑनलाइन में दर्पण नव्या समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद है, तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स के साथ के आपको क्वेश्चन पूछा जाए, द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, check whether the given points form a triangle, check whether the points, example 1 है, check whether the points, और आपको पॉइंट्स गिवन है 3 2 -2 -3 and 2 3, check whether the given points form a triangle। तो आप सबका डिस्टेंस निकाल लोगे, समझ में आ गया।
तीनों में सबसे बड़ा क्या है? कौन सी साइड तीनों में सबसे बड़ी है? बीसी। कितनी है? √52। तो हम चेक करेंगे क्या ये AB और AC के सम के इक्वल है। व्हाट इज AB? √50। व्हाट इज AC? और क्या इक्वल होता है ये? मतलब अगर मैं इसको इक्वल मानती हूँ तो मतलब √4 प्लस √6 कैन आई से इक्वल टू √10। हम स्क्वायर रूट में नंबर्स ऐड नहीं करते, सॉल्व करने के बाद भी चेक। एंड देयर इज नो रूल विच सेज √52। अगर इसको आप सॉल्व भी करते हो तो ये 2√13 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा तो आधे इक्वल अप्रोक्सीमेटली निकालोगे, इक्वल नहीं आएंगे। द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल दे फॉर्म। टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द गिवन 3 पॉइंट्स। तो ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट हो गया। पहली चीज हमने सीखी डिस्टेंस निकालना है, फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। थर्ड हमने कहा कोलिनियर पॉइंट। फोर्थ है टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, तीनों साइड्स निकाल चुके हो। ट्रायंगल की टाइप्स कौन सी होती है? साइड्स के बेसिस पर स्केलीन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। एंगल के बेसिस पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, है ना। अच्छा, एक्यूट एंगल चेक करने में कोई कंडीशन पड़ी है? पड़ी है? साइड्स के बेसिस पर बता सको एक्यूट एंगल है, होता है पर आपने नहीं पढ़ा है ना, आपको सिखाते भी नहीं, डिलीटेड है। और राइट एंगल के लिए कुछ किया है हमने? राइट एंगल का नाम लेते हैं राइट ट्रायंगल का, तो साथ ही क्या दिमाग में आता है? पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल आया तो हमारे पास आपके लेवल में कंडीशन टाइप ऑफ ट्रायंगल चेक करने के लिए क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तीनों में सबसे बड़ी साइड क्या है? √52। तो पाइथागोरस कहता है क्या? √52 का होल स्क्वायर। Sum of the square of the largest side, square of the largest side is equal to sum of squares of other two sides. So sum of squares, is it true? Yes. √52 का square is equal to √50 square plus √2 square. Is it true? Yes. So the given triangle जो हमारा ये ABC बना है, this is a right angle triangle. ठीक है, अब आप मुझे बताओगे राइट एंगल का वर्टेक्स कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? है ना, ये वाला BC होगा। हाइपोटेन्यूज हमारे हिसाब से ये √52। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -2 -3। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? राइट एंगल कहाँ बनेगा? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? समझ में आ गया? क्वेश्चन पता क्या होता है? गिवन 3 ट्रायंगल्स, पॉइंट्स दिए होंगे ABC, फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। If the given 3 points form a triangle, find the value of angle E. समझ में आ गया? तो या तो सारी साइड इक्वल आएंगी, इक्वेटल बना सकते हो, या फिर राइट एंगल बन के आएगा, या फिर आ जाएगा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, जिसमें आपका ये वाला एंगल आपको पता है 45 होगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ये MCQs में आता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा। MCQ क्या होता है? टाइम 10 मिनट भी लगा लो, चाहे उसको 10 सेकंड लगा के आगे बढ़ जाओ। MCQ टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, टाइम सेविंग भी होते हैं। तो उनमें ध्यान रखने वाली छोटी छोटी चीजें यही है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, दे फॉर्म अ ट्रायंगल, लिख लिया करो इनको। 3 पॉइंट्स गिवन, 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ऐसे ABC इनको नेम दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। Which of the following 3 will be the vertex of right angle? कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। तो इस फॉर्म में अगर मुझे MCQ दे दिया क्वेश्चन में, राइट एंगल तो बता दिया बनता है, लेकिन कहाँ बनता है वो बताना है। समझ में आ गई बात? ये MCQs में बोर्ड्स में नहीं आएगा ना, तो सितंबर टेस्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है। और अगर सितंबर टेस्ट में मार्क्स आए, अक्टूबर दिसंबर में आए, फिर प्री बोर्ड्स में आए, तो बोर्ड्स में भी आ जाए। क्लियर होगी बात? ये समझ में आ गया? तो हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू पता करते हैं। समझ में आ गया?
तो मैंने ना लास्ट टाइम आपको चार्ट भी दिया था, करूँ आगे, लिख लिया सबने ये? ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको चार्ट दिया था टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करने के लिए। देखो, या तो आप पता कर पाओगे स्केलीन, या पता कर पाओगे आइसोसलेस, या इक्विलेटरल। ठीक है, स्केलीन कैसे होगी? तीनों साइड्स निकालोगे, तीनों क्या है? अनइक्वल। आइसोसलेस में कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी और वो तीसरी के इक्वल नहीं होगी। दिस इज जस्ट अ फिगरेटिव कि मुझे नहीं पता वो AB और AC इक्वल है या AB और BC इक्वल है, वो आप नंबर्स के अकॉर्डिंगली चेक करोगे, है ना, जो भी हमें नंबर्स दिए उसके अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रही है ना बच्चों सबको? इक्विलेटरल में क्या होगा? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, वो स्केलीन और आइसोसेलेस में बनता है। तो जब आपके पास स्केलीन आइसोसेलेस का ऑप्शन आएगा, प्लीज साथ में राइट एंगल ट्रायंगल जरूर चेक करना। और वो हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया? तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, इक्वेशन है भी ऐसा, टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स। आइसोसेलेस आता है, सब बड़े खुश हो जाते हैं, आइसोसेलेस मार्क किया, बढ़ गए। और बाद में आता है अच्छा अच्छा राइट आइसोसेलेस था। ठीक है, एक लौता क्वेश्चन है, क्लास में लास्ट टाइम करवाया भी था, स्पेशली वो पॉइंट ढूंढकर कि वो राइट आइसोसेलेस में देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जो राइट आइसोसेलेस मार्क करके आते हैं, और उनमें से भी कोई ना कोई बच्चे आ ही जाते हैं एकदम सिर्फ आइसोसेलेस मार्क किया और उससे गलत हो गया वन मार्क। समझ में आ गई बात? नहीं आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आया, टाइम भी लगाया उसमें, 5 वर्ड भी लगाए, साइड भी निकाली और फिर आइसोसेलेस मार्क करके आ गया। राइट, अब आते हैं हाउ टू चेक फॉर पैरेलल फॉर क्वाड्रिलेटरल। ये ना मैंने चार्ट बनवाया था लास्ट टाइम भी, अभी भी कह रही हूँ। देखो, दो तरह से बातें होंगी, चार साइड्स आप निकालोगे, AB, BC, CD, AD। अगर सारे के सारी एंड डिफरेंट है तो सिंपल जनरल कोऑर्डिनेटर है। इफ ऑल आर अनइक्वल, जनरल कोऑर्डिनेटर है, कोई भी दो इक्वल होगी, बाकी दो अनइक्वल है, जनरल कोऑर्डिनेटर है। ठीक है ना, कुछ ऐसा बन जाए, यहां से ये लिया, यहां से ये लिया, ये ऐसा, जनरल कोऑर्डिनेटर वगैरह कोई नाम नहीं दे सकते हम इनको। अब आते हैं कुछ स्पेशल टाइप जी। अब आता है सबसे पहले तो पैरेललोग्राफ। उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं? आपको ना हमेशा क्या करना है, कभी भी कोऑर्डिनेटर दिया होगा ना, चारों के चारों वर्टेक्स को पहले तो नाम दे दो। चार वर्टिसेस, चार कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उनको नाम दे दी। फिर ये 6 डिस्टेंस हमने निकालने हैं, कौन से? चार साइड और फिर डायगोनल। अभी तो हम साइड्स के बेसिस पे कर रहे हैं, आफ्टर सेक्शन फॉर्मूला पैरेललोग्राम चेक करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? कंडीशन ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। फिगर के साथ मैच करना आसान हो गया। और हमारे डायगोनल्स जो होंगे इस केस में हमेशा अनइक्वल होंगे, तो वो सिंपल सा पैरेललोग्राम बना है। ठीक है, अब आती है अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल हो गए, तब क्या बनेगा? रेक्टेंगल। फिर थर्ड केस आता है ऑल साइड इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल। तो क्या बनकर आएगा? रोम्बस। ठीक है, मतलब एक आर वाली फिंगर रेक्टेंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और उसमें डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होगी तो उसके डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे। और अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए और साइड भी इक्वल हो गई, तो क्या बन जाता है? वो स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी और है। हाँ जी,
बाकी सभी में है, बाइसेक्ट तो सभी में है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो बाकी में नहीं होगी? राइट, उनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल स्क्वायर के भी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इन दोनों में दे सिंपली बाइसेक्ट ईच अदर। और यहां पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट, सिंपली बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री रोम्बस और स्क्वायर में बनेगा जब साइड्स इक्वल होती है। इक्वल साइड्स का बेनिफिट क्या हुआ? डायगोनल्स 90 डिग्री पर आ गए। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, या नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना, बताना कौन सा बनेगा। ठीक है ना? और जो ये बाइसेक्ट वाला चीज है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट की ये करने वाला, ये हम फर्दर सेक्शन फॉर्मूला में बहुत इजी कर देते हैं। तो इसमें आ गया, वो हम सेक्शन फॉर्मूला करवाऊंगी तब करेंगे। अब आ जाओ इसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन लिख लो, 3-4 प्रैक्टिस ही करवा देती हूँ, जितना टाइम है। अब आपको क्या दिया होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन। देखो, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बुक निकालो सब। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपको दो पॉइंट्स का ना डिस्टेंस गिवन होगा। हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स को देखो नाम भी दिया हुआ है, पी एंड क्यू। अगर नहीं दिया होगा ना, मतलब से प्लीज उनको नाम दे देना। किसी को भी अच्छा सा नाम दो ना तो उसे अच्छा लगता है। आपके लिए वो बेनिफिट क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा समझना, उसको विजुलाइज करना कि दो पॉइंट्स है, एक पी और एक क्यू। पी के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, क्यू में ना एक वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। अब वो कभी कभी वाई भी हो सकता है, कभी कभी एक्स हो सकता है, जिसकी वैल्यू ना दी हो। मतलब यहाँ पर ये x2 भी लिख सकते थे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, तो मुझे डिस्टेंस गिवन है, कोऑर्डिनेट में से एक मिसिंग है, उसकी वैल्यू निकालो भाई। ये 10 यूनिट्स है। समझ में आ गया बात? डिस्टेंस फॉर्मूला की आ गई कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन बट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज मिसिंग। तो हम अप्लाई करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू इज 10। पी क्यू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आ गई, 8 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। जब दोनों माइनस में हो नंबर्स और स्क्वायर करना है, -3 माइनस 5 होल स्क्वायर इज सेम एज दोनों नंबर्स प्लस में। समझ में आ गया? 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट से एक चीज है, इसको याद कर लेना। मैक्सिमम टाइम यहाँ गलती भी होती है। क्लियर हो गया बच्चों सबको ये? तो यहाँ पर आ जाएगा +6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो ये हमने सॉल्व किया, ये क्या सॉल्व किया हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 हमारा साथ ही कोऑर्डिनेट में आ गया। तो y की दो वैल्यूज आ गई, मतलब जो ये पॉइंट बना ना आपका क्यू, पॉइंट दिया हुआ था 10y, तो इसके दो ऑप्शन अपने पास है, या तो पॉइंट है 10 3 और या पॉइंट है 10 -9।
समझ में आ गया इतना? अब ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला में और जो क्वेश्चन आता है वो लिखो, वो आपका है नेक्स्ट वाला। और एक मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन 7 से पहले ना एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ था ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इस वाले में क्या था, आपको डिस्टेंस गिवन है पीक्यू का 10 यूनिट्स, ठीक है। और आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखो पॉइंट, ठीक है ना। अब इसी 3 पॉइंट्स का मतलब, ये तो मुझे था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन, मैंने एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब इसी का डिफरेंट फॉर्म क्या होता है, आपको पॉइंट दिया हुआ है ए 2 - 4, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स C 3A and Q -10Y, find the values of Y। ठीक है ना। देखो, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन की एक फिगर बनानी हो, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो इक्विडिस्टेंट है पी एंड क्यू से, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ए वर्टिसेस को भी, इसको कोऑर्डिनेट्स को भी भूल जाओ, ए पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस फिगर को अगर बनाना है प्लीज अपनी नोटबुक्स में बताकर देखो, बिकॉज व्हाट आई वांट यू टू टीच इज, अगर इस क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन समझ में आ गई ना, आप उस क्वेश्चन को जैसे मर्जी फॉर्म में मोल्ड करके दे दो, आप समझ जाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज मोर अबाउट विजुअलाइजेशन। क्या करेंगे मैंने, इसका मतलब क्या है, ए और पी से डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस क्या है ए और क्यू से। और मैथमेटिकली, अब ये तो इंग्लिश में लिखा है ना, ए इज इक्वल टू फ्रॉम पी एंड क्यू, मैथमेटिकल में क्या कहते हैं, एपी इज इक्वल टू, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ एपी एंड एक्यू, और मेरा क्यू क्या था, ये इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो मुझे क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गई बात, राइट। तो एपी इक्वल्स टू एक्यू करोगे, पर पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क था, 2 पॉइंट्स थे, उनका डिस्टेंस गिवन था, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग था। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, एक से दो का डिस्टेंस सेम है और एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर चीज क्या यूज की है, इक्विडिस्टेंट। वो डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं बताया, कह दिया इक्विडिस्टेंट। समझ में आ गई बात ये। 2 - 4 आपके ना जो वर्कशीट है कोऑर्डिनेट की, और जो इस साल मैं वर्कशीट दे रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, एनसीईआरटी प्लस वो वर्कशीट प्लस एग्जाम्पलर उतना कर लेना, पूरी आपकी सितंबर टेस्ट तक की तैयारी, दिसंबर की तैयारी हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ एमसीक्यू और केस स्टडीज करनी होगी, मैक्सिमम डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। मतलब हम मानते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा बुक कौन सी करनी है, तो आपको वो एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ सैम्पल पेपर उठाओगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में आ गया। तो आपका पॉलिनॉमियल्स का हैंड आउट दिया होगा, चैप्टर 1 का मैं शेयर करूंगी, चैप्टर 3 मैंने शेयर किया था, क्लास में भी करवाया था, प्लस वो रिविजन के लिए उतना कर लो। चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन सबसे पहले किया था अप्रैल में, राइट। तो अब से मैं वर्कशीट शेयर करूंगी, 5 5 क्वेश्चन जितने भी कर सकते हो खत्म करो, ताकि जब ट्रिग्नोमेट्री करवाऊं ना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करें, बाकी सब हम आगे पीछे छोड़ देंगे। ज्योमेट्री करवाएंगे, सिर्फ ज्योमेट्री करेंगे, बाकी सब आगे पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका 10th का सिलेबस 10th और 9th में ब्रॉडली यही फर्क है, 9th में जितना मर्जी कर लो पूरा नहीं होता, 10th में एक पॉइंट पे आके पूरा हो जाता है, और वो क्या होता है, हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं।
तो वो उसमें सिर्फ 1 या 2 नंबर में फर्क पड़ेगा और कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, या तो आता होगा या नहीं आता होगा। आने वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक करके आओगे, या थोड़ी बहुत ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, इक्विडिस्टेंस दिया था, फॉर्मूला गलत लगा दिया, वो ऐसा कुछ नहीं होगा टेंथ में जो नहीं आता होगा अगर पढ़ाई कर रहे हो रेगुलरली क्लासेस में मेरे पास आके पढ़ रहे हो ना। तो मैथ्स में दिसंबर में ये नहीं कहूंगा मैम आता नहीं, हाँ समझ नहीं आता, वो फॉर्मूला गलत हो गया, वो क्या है वो जरूर सोच सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं हुआ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एपी इक्वल टू ए की सॉल्व कर लिया, ये जो मैंने इतना बोला करो। जब मैं बोल रही हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्लीज सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगी तो सिर्फ आप नोट करोगे उसको, ऐसे देखोगे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। सो व्हाट आई वांट यू प्लीज इस चीज को एक और अपने ना मतलब नोटिस में लेकर आओ, कॉपी मत करना कैलकुलेशंस को स्पेशली। मैंने आपको जब एपी इक्वल टू ए बता दिया ना, मैथ्स अच्छी करनी है ना, इसका फॉर्मूला अपने आप अप्लाई करके कैलकुलेशंस खुद करो। मैं कर रही हूँ, मेरी गलती है मुझे बताओ, आपकी गलती आप देखो। समझ में आ गया? सिर्फ नोट मत करना, अगर मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आते ना, वो इसीलिए नहीं आते, हम कैलकुलेशंस भी नोट करना शुरू कर देते हैं। तो ना क्लास में समझ आ रहा है, मैम पेपर में कंफ्यूज हो गए, वो नहीं सॉल्व हुआ, ये नहीं सॉल्व हुआ, रीजन यही है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना है, ये -4 - y क्या हो जाएगा, 4 + y का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि उसके बाद आई कैन सॉल्व इट। तो ये आ जाएगा 145, ये तो वैसे कट ही गया। ठीक है ना, तो दिस इज 1 = 4 स्क्वायर विच इज 16 + y² + 8y। तो ये मेरे पास बन गया y² + 8y + 15 = 0। फैक्टर्स क्या हो गए, सुखमीत कोशिश करनी है कैलकुलेशन चाहे 3 और 5 भी लिखा है ना, वो देखना नहीं। अगर कैलकुलेशन फास्ट रख लोगे ना और इन चीजों पे फोकस कम करोगे, मतलब कैलकुलेशन ठीक हो जाएंगी, मैथ्स अपने आप समझ में आ जाएगा। मैथ समझने के ना दो चीज होती है, एक तो हमारा होता है फॉर्मूला समझो, जिसे हम कह देते हैं कॉन्सेप्ट कि अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला है, पहले तो वो लगाओ, फिर आ जाओ कैलकुलेशन पे फोकस करो, अच्छा जी स्क्वायर कैसे करना है, जैसे कि ये चीज। बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हम अपनी ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखें कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का ओनली 256 या 265 में भूल जाते हैं, और 17 का स्क्वायर क्या होता है ना। अब यहाँ पर आकर हम भूल गए। तो अगर हम इन चीजों में, इसको कहते हैं कि मैथ्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, कैलकुलेशन पता निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अगर मैथ्स वीक है, और वो थोड़ी प्रैक्टिस का मतलब है कि प्लीज अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन या जो क्लास पे काम कर रहे हो वो घर जाके क्लूलेस हो ना, क्या करें क्या करें मैम क्या पढ़े, जो मम्मा कहते हैं ना पढ़ लो और समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, या तो मुझे कहो मैम क्या पढ़े, मैसेज कर दो मैम हमें मम्मी ने कह रहा है पढ़ना है, मैथ्स में क्या करूँ। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मुझसे भी नहीं पूछना है, नहीं करना है, सिर्फ अपना क्लास का काम खोलो, जहां क्वेश्चन लिखे हुए है ना वही देख देख के सॉल्व करने शुरू कर। कल मैं तो बोलती रहूंगी, है ना, परसों से क्यों, कल संडे है तो संडे तो पढ़ना है, मस्ती मारा है ना इस पूरे हफ्ते की, पढ़े छुट्टी, पढ़ा है कितना। अच्छा मैथ्स किए कि नहीं, बाकी सब छोड़ दे, किया है हाँ स्कूल का। अच्छा भेजना मुझे, वो क्या था, बाकी सब भी कर लेंगे, ग्रुप में भेज दो, सबको देंगे वो होमवर्क, मिला हुआ आपको भी हॉलीडेज होमवर्क है ना, वो सब भेज दो, असाइनमेंट स्कूल में भेज दे प्रैक्टिस के लिए। जिनको क्वेश्चन मिले ना सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही बताया तूने क्या, हाँ फिर क्या पढ़ा मैथ्स में, मैथ्स थोड़ी पढ़ी वो, हाँ तो वो एक क्वेश्चन भेज। ठीक है हाँ, आपका आया होगा पूरा प्रॉपर असाइनमेंट टाइप जिसको सॉल्व करना है, डीएवी में आती है ना, तो स्कूल में भेज देना वो ग्रुप में। ठीक है, कोई एक बच्चा होता है जिसको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, तो वो सॉल्व कर लेता है, मिले कर लिया सॉल्व सारा, भेजना अपना, ठीक है क्वेश्चन पेपर सारा भेज, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसमें थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है
जैसे कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 या फिर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें दिए होंगे 2 पॉइंट्स। एग्जाम्पल 7 में भी ना नंबर वाइज देखो ना, बाकी मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे कुछ समझ नहीं आया, इंग्लिश की ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं हुई। जिससे जब मैथ्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 - 5, और ये सिचुएशन सच में मेरे साथ हुई है, और मैंने तब मैथ्स कैसे समझी थी तभी बता रही हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ी, लाइव पढ़ी, कुछ दिमाग में नहीं आया, बिकॉज थिंकिंग ऑन सम अदर, जोन आउट होकर कहीं पहुंचे हुए हैं, और ये क्वेश्चन आ गया अच्छा 2 - 5। तो आप बच्चे भी मेरे पास लेके आ गए, समटाइम्स हम थिंकिंग समथिंग एल्स की, ये काम करना है, ये वर्कशीट है, या वो टेस्ट चेक करना है, मैं क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती। And how I bring back my mind to the present situation. मतलब वेरी नाइस टेक्निक, सच में अगर फॉलो करो। इसके पॉइंट्स देखो, नंबर देखो मैथ्स के क्वेश्चन में कौन से हैं। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। फिर मैंने देखा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब लिखा हुआ है एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। तो ये 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या होता है, उसको क्या लिखेंगे, पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर एक्स के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या होता है। देखो, अगर जब भी आपको कहा ना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उस बात को ना नोट कर लो, जहां पर ये क्वेश्चन लिख रहे हो ना, ऊपर एक स्पेस होती है मार्जिन या डिस्टेंस में, वो इसलिए होती है, ठीक है। वो क्या होती है, जब आपको दिया जाता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पर्टिकुलरली मैथ्स में, तो 2 ही चीजें यूज करोगे, या तो पॉइंट की फॉर्म क्या है, x0, या आप लिखोगे y कोऑर्डिनेट 0। ये 2 चीजें ही हम यूज करते हैं। अगर लिखा जाता है पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो या तो उस पॉइंट की क्या फॉर्म है, 0y, या x = 0। समझ में आ गया। ये 2 चीजें ही यूज होती है जब भी चीज आपके पास आएगा, एक लाइन पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ गया। y = 0 ना, ये सेक्शन फॉर्मूला में यूज करोगे, और कोऑर्डिनेट में, डिस्टेंस फॉर्मूला में यूजुअली x0 और 0y की फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आ गया। फर्दर अगर और इसको मैं जोन आउट थोड़ा सा, और इसको जूम इन कर लूं कि इसमें और चीजें देखना शुरू करूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम यूजुअली पॉइंट की फॉर्म यूज करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला में यूजुअली हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट 0 है तो x = 0 कर दो, y कोऑर्डिनेट 0 है तो y = 0 करो। समझ में आ गया। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, x0, फिर मैंने इसकी फिगर बनाई, उसका डिस्टेंस a से जितना है उतना ही डिस्टेंस उसका b से है, तो उस चीज को मैंने क्या बोला, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस ए से उतना डिस्टेंस बी से। बात वही समझ में आ गई। एक हमारे पास वेरिएबल मिसिंग वाला हो गया x0, बाकी 2 पॉइंट्स हमें दिए होंगे, तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, PA = PB, है ना। फिर हमने इस चीज को लिख लिया, PA = PB, और अब PA फाइंड कर दो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हम PA = PB लिख देते हैं, पॉइंट है कौन कौन सा वो नहीं लिखते, मतलब आपके दिमाग में चल रहा है ये PA ये है, अभी मैम को कुछ नहीं पता, ठीक है। छोटी सी गलती है, बहुत छोटी सी गलती है, कि दिमाग में मेरे है, पेपर में नहीं लिखा। अब दिमाग वाले के तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, पेपर वाले के मार्क्स मिलेंगे भी और कटेंगे भी। समझ में आ गई बात, है ना। यही अपनी मैथ्स में कोऑर्डिनेशन लिख रहे हैं कि जो दिमाग में है वो पेपर में लिख दीजिए। तो ये x - 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -5, 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9, 9 का स्क्वायर, अंडर रूट। और फिर हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉल्व करना है, x की एक वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही, -, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्लास है,
एग्जाम्पल 5 करके फिर जाओ, उसके बाद नहीं करवाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे। कल अपनी गुरलीन सच में अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करके आना। सब जो भी क्वेश्चन करवाए डिस्टेंस फॉर्मूला की 2 या 3 क्लासेस हुई होंगी, सारे क्वेश्चन कवर करवा के, ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा पढ़ाना, क्योंकि मंडे को सेक्शन करवाऊंगी और ट्यूसडे ऑफ होगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन बाय एक्सिस। अच्छा, जब x की वैल्यू 7 आएगी -7, तो आप क्या लिखोगे आंसर? -7 0, क्योंकि पॉइंट कहा है निकाल, ठीक है। तो जब आपकी गलती होती है, आपने -7 0 नहीं लिखा ना अगर अपने क्वेश्चन में, आप लिख लो साइड पर उसमें, सिंस पॉइंट इज आस्क्ड देयरफॉर वी विल राइट -7 0। अगर आपने x इक्वल टू -7 पे उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो मतलब आपके दिमाग ने नेक्स्ट स्टेप याद नहीं किया हुआ, कि कुछ भी हो जाए आप वहां पे लिखते आओ -7 0 और आंसर ये लिखा हो। तो अगर आपने ये मिस कर दिया ना चीज, तो प्लीज अपने रजिस्टर में लिख लो, सिंस पॉइंट इज आस्क्ड देयरफॉर वी विल राइट -7 0। एमसीक्यू में गलती नहीं होती, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में और लंबे वाले क्वेश्चंस में बेकार का आधा नंबर कट जाता। अब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो किस फॉर्म में हो गया? 0y। और पॉइंट्स हमें कौन से दिए हुए हैं? A 6 5 और B कौन सा दिया हुआ है? -4 3। इक्वी डिस्टेंस, इसको मैंने P नाम दे दिया। यहां से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ही है। तो इसका मतलब हुआ मैथमेटिकल लैंग्वेज में इक्वेशंस में PA इज इक्वल टू PB। PA कितना हो गया? 0 -6 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर। PB कितना हो गया? 0 + 4 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं लगाना, जो बिल्कुल ही यहाँ पे बेकार वाला काम होता है, पर क्योंकि फॉर्मूला है तो हमें लिखना होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ना यहाँ पे, कुछ टीचर्स ये भी सिखा देती है कि PA इक्वल टू PB लिखा है ना, तो यहाँ पर इसको पहले लिख दो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला में ना स्क्वायर रूट बहुत कम यूज होने वाली है, स्क्वायर करके ही यूज करेंगे। इस चीज को ऐड कर लो। इन सम बुक्स और सम टीचर्स आई हैव सीन दे राइट PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ताकि डायरेक्टली आपने लिख दिया 6 स्क्वायर y -5 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बात ये सबको? हाँ, जाओ पैक करो बैग और जाओ, लिख लो इस चीज को, ना निकल।